अब हम लोग आते हैं इस दौर के साहित्य की एक और जो है प्रवृत्ति है, क्या है? ऐतिहासिकता का अभाव। इस दौर में जो साहित्य का सृजन किया गया उसमें ऐतिहासिकता का घोर अभाव है। घोर अभाव होने के पीछे कारण क्या है? पहला तो जैसे इसके पीछे हम लोग पिछली प्रवृत्ति देखिए कि वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे, और ये प्रशंसाएं जो हैं, जैसे मुझे जिससे अगर सोना मिल रहा है या धन की प्राप्ति हो रही है, तो जिससे मुझे प्राप्ति हो रही है तो क्या मैं उसकी सच्ची प्रशंसा जो भी है बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में बात करूंगा। यही बात जो है उस दौर के कवियों के बारे में भी सत्य थी। तो वो अपने आश्रयदाताओं की खूब बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करते थे, और इस क्रम में जो है वह ऐतिहासिक सीमाओं का उल्लंघन कर जाते थे। उनके रचनाओं में ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव पाया जाता था। पृथ्वीराज रासो में ये तथ्य हम बहुत देखेंगे। इसको मैं आगे उदाहरण से अपनी बात को स्पष्ट करूंगा। जैसे कि वो किसी राजा के आश्रय में कोई कवि रह रहा है, तो उसके राजवंश को महान बतलाने के लिए और अति प्राचीन बतलाने के लिए वो क्या करते थे? वो यह करते थे 50-60 पीढ़ी तक का उसका वर्णन दे दिए कि यहाँ से इनका शुरू होता है। ये अलग बात है कि 2 पीढ़ी पहले ही उसका राजवंश शुरू हुआ हो, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा होता था कि युद्ध में वो युद्ध किया और राजा पराजित हो गया, लेकिन फिर भी जो वो रचना करते थे उसमें वो दिखलाते थे कि सामने वाले को फलाने राजा ने, हमारे राजा ने बुरी तरह पराजित कर दिया। तो ऐतिहासिकता का अभाव मिलता है। इसको हम लोग पृथ्वीराज रासो के उदाहरण से समझेंगे। पृथ्वीराज रासो की बहन थी पृथा, उसका विवाह किससे दिखलाया गया है? समरसी से दिखलाया गया है कि समरसी से उनका विवाह हुआ था। ऐतिहासिक तथ्य नहीं है ये, क्योंकि समरसी से जिनसे विवाह बताया जाता है पृथ्वीराज रासो की बहन पृथा का, वो पृथ्वीराज के मरने के 100 साल बाद तक वो जीवित पाए जाते हैं, मतलब 100 साल बाद वो पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ ऐतिहासिकता नहीं है। दूसरा, पृथ्वीराज जो है, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के वंशावली का वर्णन है। उसमें क्या है? 44 पीछे पीढ़ियों का नाम दिया हुआ है। चौहान वंश के 44 राजाओं का वर्णन दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इतिहास में सिर्फ ऐसा जो है 7, संभवतः 7 जो है मात्र उस वंशावली में नजर आते हैं। पृथ्वीराज की जो माता का नाम जो दिया हुआ है, माता जी का नाम जो है वह भी उसमें गलत दिया हुआ है। या फिर परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो के जो तथ्य हैं वो एक दूसरे से जो है विरोधाभासी हैं। कैसे? जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मैं राजा हूँ, मैंने सामने वाले से युद्ध लड़ा, मैं हार गया, लेकिन मेरी प्रशंसा में मेरा जो आश्रय, जो मेरा कवि है वो मेरी प्रशंसा करेगा, वो यहाँ पर दिखलाई पड़ती है। इसमें यह दिखलाया गया है पृथ्वीराज रासो में कि पृथ्वीराज ने परमाल को पराजित करने के बाद उसे क्षमा दान देकर अपने उदार हृदय का परिचय दिया। उसी दौर में लिखे गए परमाल रासो में क्या मिलता है कि पृथ्वीराज ने परमाल को निर्दयता पूर्वक मार दिया। एक ही समय में घटना एक ही घटी, दोनों में से कोई एक ही सत्य होगा, इस बात को हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इस दौर में लिखी गई रचनाओं में ऐतिहासिकता का अभाव बहुत ज्यादा मिलता है, कल्पना की प्रधानता है वहां पर, ठीक है, और तथ्यपरकता बिल्कुल भी नहीं है। अगला है आदिकाल की विशेषता में युद्धों का सजीव वर्णन। इस दौर के जो कवि होते थे, जो चारण होते थे, वो राजाओं के साथ जो है, अपने सामंतों के साथ, अपने आश्रयदाताओं के साथ क्या करते थे? युद्ध के मैदान में भी जाते थे। युद्ध के मैदान में जाते थे और युद्ध अपनी आंखों से देखते थे। इसलिए वो जो रचना करते हैं उसमें कल्पना के बजाय जो है यथार्थ का चित्रण होने के कारण युद्धों का सजीव वर्णन रहता है। हम लोग पृथ्वीराज और उसके जो है रचयिता का चंद्रबरदाई की कहानी जानते ही हैं। पृथ्वीराज बंदी हुआ था तो उसके साथ साथ चंद्रबरदाई भी बंदी हुआ था, और ऐसा मिथक है कि चंद्रबरदाई के कहने पर जो है पृथ्वीराज ने मोहम्मद घोरी को मारा था। चंद्रबरदाई ने हिंट दिया था, या एक संकेत दिया था कितना ऊंचा बैठा हुआ है, 4 बास 24 गज जैसे कुछ करके है, अंगुलष्ट प्रदान, ताव पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। तो जब पृथ्वीराज बंदी हुआ तो उसके साथ साथ उसका जो है कवि जो है वो भी बंदी हुआ था। तो यहाँ पर युद्धों का हम लोग देखते हैं सजीव वर्णन मिलता है। सजीव वर्णन क्यों मिलता है? जैसा कि मैंने बताया कि वो कवि स्वयं युद्धों में जाते थे। उदाहरण मैंने दिया पृथ्वीराज का, और उसके साथ में जो रचनाकार है उसका, चंद्रबरदाई का। अब आगे आते हैं हम लोग संकुचित राष्ट्रीयता। इस दौर के जो भी साहित्य हैं उसमें हमें क्या दिखलाई पड़ता है? संकुचित राष्ट्रीयता दिखलाई पड़ती है। राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म जो है, ऐसे भी बहुत ज्यादा आधुनिक अवधारणा है, अभी हाल की 20वीं शताब्दी की अवधारणा है। 10वीं 12वीं शताब्दी में लिखे गए साहित्य में जो है हमें राष्ट्रीयता के तत्व बहुत ज्यादा खोजने भी नहीं चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जो क्या होता है कि उस दौर के जो साहित्यकार थे वो आश्रयदाता जो है, जिस आश्रयदाता के अंदर वो रह रहे हैं, तो उस आश्रयदाता का जितना बड़ा राज्य था उसी को बोलते थे यही हमारा राष्ट्र है,
ठीक है कि उस समय राष्ट्रीयता जैसे तत्वों का विकास नहीं हुआ था। राष्ट्रीयता जैसे तत्व जो है 20वीं शताब्दी में आकर विकसित हुए हैं भारत में। तिलक इत्यादि जो है इसमें बहुत बड़ा इन्होंने योगदान दिया है। गणेश चतुर्थी और एक और आयोजन करते थे, जिससे कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीयता भारत में बहुत तेजी से विकसित हुई। और भी कई कारण थे। ठीक है कि यह 20वीं शताब्दी की अवधारणा है, लेकिन 10वीं शताब्दी में भी 12वीं शताब्दी में भी जो है यह अवधारणा कि हम खोज नहीं कर सकते, लेकिन ये इतना ज़्यादा जो उनकी विचार राष्ट्र को लेकर संकुचित थे कि वो जो 2-4 गांव होते थे जिस सामंत के, बोलते थे बस यही हमारा राष्ट्र है। तो राष्ट्रीयता की अतिशय संकुचित अवधारणा जो है हमें इस दौर के साहित्य में मिलती है। और राष्ट्रीयता की अतिशय संकुचित अवधारणा के कारण ही साहित्य में ही नहीं सिर्फ है, लोगों के विचारों में भी था। इस कारण से भी भारत जो है विदेशी आक्रांताओं से इस दौर में लगातार पराजित होता रहा है। तो यह तो इतिहास का विषय है। अब अगला हम लोग आते हैं स्त्री केंद्रित साहित्य। इस दौर में जो है स्त्रियों की स्थिति भले ही बहुत अच्छी नहीं रही हो, लेकिन इस दौर में जो साहित्य रचा गया उसके केंद्र में क्या थी? स्त्री थी। युद्ध जो होते थे वो भी स्त्री के कारण होते थे। ठीक है, और साहित्य का सृजन में है उसमें बहुत बड़ा स्थान जो है वो स्त्री ने लिया था। स्त्री केंद्रीय ही साहित्य होते थे। उनका नक्शी का वर्णन होता था। बारहमासा वर्णन कर रहे हैं तो उसमें भी स्त्री के विरह को उसमें डाल दे रहे हैं। बारहमासा वर्णन हम लोग वैसे पहले जानते हैं, पहला बारहमासा वर्णन किसमें मिलता है? विशल देव रासों में। बारहमासा वर्णन जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि उसमें 12 महीनों का वर्णन होता है, ऋतु के 12 महीनों का वर्णन होता है। यह बारहमासा वर्णन हुआ। सामान्यतः उसमें नायिका जो है विरह की स्थिति में होती है, सामान्यतः, कोई जरूरी नहीं है। नागमती वियोग वर्णन इसका एक उदाहरण है। तो स्त्री केंद्रित साहित्य था आदिकाल का। ये तो इसकी हो गई भावगत विशेषताएं। अब हम लोग इसके शिल्प पक्ष पर आते हैं कि आदिकाल के जो साहित्य रचे गए उसका शिल्प पक्ष कैसा था। तो विविध छंदों का प्रयोग किया गया है। आदिकाल में विविध छंदों का प्रयोग किया गया है। छंदों का जायब किसे कहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में अगर आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तो लिखकर बताइएगा। और वो मैं हिंट दे रहा हूँ कि वो रचना जो है आदिकाल में लिखी गई है। तो विविध छंदों का प्रयोग किया गया है इस दौर के लिखे गए साहित्य में। प्रमुख छंद कौन से हैं? दोहा, रोला, तोटक। ठीक है। डिंगल का प्रयोग किया गया है। डिंगल और पिंगल आप जानते ही हैं, दो भाषा या दो शैली। डिंगल में क्या है? अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। पिंगल में अपभ्रंश प्लस ब्रज। अपभ्रंश ब्रज मिश्रित अपभ्रंश पिंगल, और राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश डिंगल। तो डिंगल का प्रयोग इस दौर के साहित्य में किया गया है। काव्य रूप क्या है? प्रबंध भी यहाँ में मिलते हैं और मुक्तक भी दिखलाई पड़ते हैं हमें। प्रबंध के बहुत सारे उदाहरण हैं। रासो साहित्य है, तमाम उदाहरण प्रबंध के। या जो चरित काव्य लिखे गए वो भी प्रबंध के उदाहरण हैं। और मुक्तक के भी कई सारे उदाहरण हैं। इस दौर में कई सारे मुक्तक भी लिखे गए। अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वो मुक्तक ही हैं, मुक्तक में लिखे गए हैं। तो यह थी आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, भावात्मक प्रवृत्ति। और यह है शिल्प पक्ष। ये हुआ भाव पक्ष और ये शिल्प पक्ष। और आदिकाल की जो पृष्ठभूमि है वो अभी हमने इस वीडियो में देखा। अगर मैं आपके कंसेप्ट को कुछ क्लियर कर पाया हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।